हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताइए। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो इस बार 2024 में इंग्लिश का पेपर देंगे। तो भैया अगर आपको इंग्लिश का पेपर देना है तो आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा, चाहे आप एग्जाम के 2 दिन पहले ही क्यों ना देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लास 12 इंग्लिश में 20 नंबर पक्का हो जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जितने भी टॉपिक आपके ग्रामर में हैं सभी टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, आपके ग्रामर में टोटल 10 टॉपिक हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर, ठीक है। हम इस वीडियो में 9 टॉपिक आपको बताएंगे, यानी कि 9 टॉपिक इन 1 वीडियो। एक टॉपिक जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, बाकी सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है, एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, आखिर डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, ठीक है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, फिर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, ये मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, इसके क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, हम इसको पढ़ेंगे। चौथा है सिंटैक्स, इसके क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसके भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में आज बताऊंगा, ठीक है। आइडियम्स एंड फ्रेज को एंटोनिम भी ऑब्जेक्टिव आता है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बताऊंगा। सिनोनिम्स भी मैं आपको बताऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे और होमोफोन्स। 9 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर आप 9 टॉपिक करते जाना, स्टार्ट कब करेंगे? तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। इसमें होता क्या है, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ही सैड, उसने कहा, आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, यानी कि आई सॉ मैंने देखा, दिस मैन इस आदमी को, लॉन्ग एगो यानी कि बहुत पहले। तो उसने कहा मैंने इस आदमी को बहुत पहले देखा था। सबसे पहले आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको यह पहचानना होगा कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए, सेंटेंस तो हमारा असर्टिव है, क्योंकि सेंटेंस में भी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव होते हैं, लेकिन ये असर्टिव है। दूसरी चीज, कौन सा टेंस है यहां पे बता सकते हैं आप लोग? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जब इसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये कन्वर्ट होगा। जैसे देखो, यहां पे लिखेंगे ही, सैड को शैड ही रहने देंगे, ही सैड, बीच में हम दैट का यूज करेंगे। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट का हम यूज करते हैं। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही का सब्जेक्टिव केस हम ही लिखेंगे। देखो भैया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। आई बी जो है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सेकंड में आपका यू आता है, ठीक है। ऐसे तो ही सैड दैट, अब आई बदलेगा ही से तो भैया ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, देखिए सॉ का थर्ड फॉर्म होगा शीन, ठीक है। दिस अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये दैट में कन्वर्ट होगा। दैट मैन आपका मैन ही रहेगा भाई, आदमी को नहीं बदल सकते हम। लॉन्ग लॉन्ग ही रहेगा और एगो के जगह पर हम लोग लिख देंगे बिफोर, क्योंकि एगो अगर आपके डायरेक्ट में है तो उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बिफोर हो जाएगा, ठीक है। बस ये बदल चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। मतलब ही सैड दैट ही हैड सीन, ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर, बस हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखो, दूसरा है मोहित सैड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहां पर क्यों रुकी हो, ठीक है। यानी कि तुम यहां क्यों रुक गए,
ठीक है। मोहित आस्क्ड सेड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहां क्यों रुक गई, ठीक है। तो यहां पे कौन सा सेंटेंस है, देखो व्हाई आगे लगा है भैया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आया है, ठीक है। टेंस कौन सा है, देखो डिड लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी होगा, बट ये आपका इंट्रोगेटिव में है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बदलेंगे, मोहित। अब अगर भैया इंट्रोगेटिव है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोहित आस्क्ड रीता, ठीक है। अब अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आता है आपके डायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्वेश्चन वर्ड को डायरेक्टली लिख देते हैं, इफ या वेदर का यूज नहीं करते। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देखो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा रीता से, रीता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसने कहा था, मोहित ने, ये सब्जेक्ट है, किससे कहा, रीता से, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यू बदलेगा रीता से, तो यहां पे सी हो जाएगा, ठीक है। रीता के लिए हम यूज करेंगे सी, क्योंकि रीता जो है वो फीमेल है, ठीक है, सी। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे हायर्ड लगाएंगे। स्टॉप का थर्ड फॉर्म होता है स्टॉप्ड, क्या होता है, स्टॉप्ड। हियर बदल जाएगा भैया दियर में, क्योंकि हियर अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो दियर हो जाएगा। हो गया, क्या था इसमें, कुछ नहीं था इसमें, ये आपका दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुका है। देखिए मैं आपको बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप लोग अब नहीं समझोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ध्यान से समझो, जो चीजें मैं बताता हूं इधर उधर मत भागो, सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और पढ़ाता भी हूं, आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सब आ जाएगा। दूसरा, एक टॉपिक के हम दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, 9 टॉपिक है, 18 क्वेश्चन। देखो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। और कौन सा सेंटेंस बनाना, जो ब्रैकेट में दिया, जैसे देखो ही गेव देम हिज एडवाइस, यानी कि इसका मतलब होगा उसने उन्हें सलाह दी। देखो ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लाइबरली, यानी कि उनकी उदारता पूर्वक, उन्होंने उनकी उदारता पूर्वक सहायता की। देखिए ही का मतलब उन्होंने, हेल्प सहायता की, देम उनकी, लाइबरली का मतलब होता है उदारता पूर्वक, तो उन्होंने उनकी उदारता पूर्वक सहायता की। 2 सेंटेंस है, देखो एक यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, एक यहाँ पे, 2 सेंटेंस है, जो दोनों को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए क्या लिखा है, इनटू ये सिंपल सेंटेंस, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखो ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लाइबरली, उन्होंने उनकी उदारता पूर्वक सहायता की। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे सिंपल में, देखो यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, आगे लगा दीजिए बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। गिविंग, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, ऐसे लिख देंगे, देम हिज एडवाइस, ठीक है। ही हेल्प्ड देम, बाकी ऐसे लिख देंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ बिसाइड्स का हमें यूज करना है, गिव की जगह पर गिविंग कर देना है। देम लाइवरली, ठीक है। तो क्या था आपका, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, यानी कि उन्हें अपनी सलाह देने के अलावा, ही हेल्प्ड देम लाइबरली, उन्होंने उदारता पूर्वक मदद भी की, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भैया फर्स्ट सिंथेसिस, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखो, देखना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। कोई चीज रटने से कुछ नहीं होता, समझना पड़ता है। देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, मतलब ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वो स्कूटर नहीं खरीद सकता, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कैसे बदलोगे, देखो पहले इसको लिखेंगे, ही कैन नॉट बाय ए स्कूटर बिकॉज, बीच में लगा देंगे बिकॉज ही इज, बाकी ऐसे लिख देंगे, बिकॉज मैंने लगा दिया, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। ही इज वेरी पुअर, मैंने क्या किया भैया, पीछे वाले सेंटेंस को आगे कर दिया, बीच में बिकॉज लगा दिया, फिर आगे वाले सेंटेंस को पीछे कर दिया। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिंथेसिस में आप 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस तो बना रहे हैं, बट मीनिंग ना बदले। तो देखो
ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। इसको हमने बदला कॉम्प्लेक्स में, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता बिकॉज, क्योंकि ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। तो वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बहुत गरीब है। बस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसका मतलब क्या है, नाम से ये स्पष्ट है, आपको सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, यानी कि वो दवा के लिए अस्पताल जाने के लिए बहुत कमजोर है। इसमें आपको रिमूव टू करना है, यानी कि इस TOO वाले टू को हटाना है। कैसे हटाओगे, देखो यही आपको मतलब आपको इस सेंटेंस में से रिमूव टू करना है, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है रिमूव टू करके, ठीक है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे सी इज, जब हम TOO वाले टू को रिमूव करते हैं तो सो लगा देते हैं, सी इज सो वीक, ठीक है, सी इज सो वीक। फिर हम बीच में दैट लगाएंगे, दैट, ठीक है। सी लिखेंगे, सी कैन नॉट लगाएंगे, ठीक है, सी कैन नॉट गो टू, बाकी ऐसे लिख देंगे, गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, फॉर मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन का मतलब होता है दवा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब TOO वाले टू को हटाएंगे तो सो लगेगा, सी इज सो वीक, बीच में दैट लगाएंगे, फिर ये सब्जेक्ट लाकर यहां पे रख देंगे, सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ऊपर था कि वो, देखिए सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, इसका हिंदी होता है वो दवा के लिए अस्पताल जाने के लिए बहुत कमजोर है। नीचे मैंने क्या लिखा, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो दवा के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती। दोनों का मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, यानी कि द चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं, सैंग उन्होंने गाए द नेशनल एंथम राष्ट्रगान को वेरी चीयरफुली, यानी कि बहुत ही उत्साह से, ठीक है। तो बच्चे बड़े उत्साह से राष्ट्रगान गाते हैं, ठीक है, या गाए आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे सैंग लगा हुआ। ये कौन सा टेंस है, आप लोग खुद सोचिए। ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मतलब क्या है कि द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, यानी कि बच्चों ने बड़े उत्साह से राष्ट्रगान गाया, ठीक है। इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, मतलब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, देखो बच्चों ने राष्ट्रगान को बहुत ही उत्साह के साथ गाया, ठीक है। तो देखिए किसने गाया, बच्चों ने, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या गाया, नेशनल एंथम, ये आपका द नेशनल एंथम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम, एंथम। अब देखिए अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वाज का यूज करते हैं, आपने सुना होगा वाज, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग होता है, तो संग, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वेरी चीयरफुली, वेरी चीयरफुली लिखेंगे, वेरी चीयरफुली, ठीक है। और फिर बाई लगाकर आपको सब्जेक्ट लिख देना है, बाई, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन कर देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो द नेशनल एंथम वाज संग वेरी चीयरफुली बाय द चिल्ड्रेन, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। बाय द वे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसीलिए मैंने पहले ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वाज लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड और बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही करके हम सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे। अभी तो हमारा थर्ड टॉपिक था, 9 टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। अगर सेंटेंस में कहीं गलती है सही करके लिख दो, इसी को बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे देखो, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, यानी कि कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक हैं। तो देखिए यहां पे गलती क्या है, बहुत छोटी सी गलती है। देखो आप लोग खुद पहचानिए कहां गलती हो सकती है। कालिदास, जैसे आपके हिंदी में वाक्य संशोधन है, वैसे इसी को इंग्लिश में सिंटैक्स बोलते हैं। तो कालिदास वाज लिखेंगे, यहां पे कोई गलती नहीं है, वन
ऑफ द, ठीक है, ग्रेटेस्ट में भी कोई गलती नहीं है, बट पोएट में गलती है। देखिए महानतम कवियों में से एक है, यानी कि कई कवि हैं भैया, तो पोएट्स लिखिए, ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत, सिर्फ पोएट में एस लगाना था, यही छोटी सी गलती थी और आपको 2 नंबर दिला कर जाएगी। भाई क्या कर रहे हो, सिंटैक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो, तो यही गलती थी। कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे, ठीक है, थे रहेगा, तो ग्रेटेस्ट पोएट्स रहेगा बस। दूसरा देखो, ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड, यानी कि कई सवालों की संख्या को सॉल्व किया गया, मतलब कई सवालों को सॉल्व किया गया, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे ए नंबर ऑफ शम्स, मतलब कई सवाल हैं भैया, तो हम इसके साथ हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन है, तो हैव बीन सॉल्व्ड। बस ये आपका हो गया भाई, यही आपकी गलती थी, सिर्फ हैज की जगह पर हैव लगा देना था, काम खत्म, ठीक है। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। भैया ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, तो इसमें आपको पहचानना होता है क्या सही होगा। देखो, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, यानी कि पॉइंट आउट जो फ्रेज है इसका मीन क्या होगा, मतलब क्या होता है बताइए। ए है टू एब्यूज, मतलब गाली देना। दूसरा है टू क्राई आउट, चिल्लाना। टू थिंक आप सोचना, और टू टेल बताना। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू टेल, यानी कि किसी चीज को बताना, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना हो तो किसी चीज को बताना, तो टू टेल इसका मीनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा है द एप्पल ऑफ वंस आइज। द एप्पल ऑफ वंस आइज जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग। तो ए है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बी है ए टीयरफुल आई, एक आंसू भरा आंख। सी है बेरी डियर, बहुत प्रिय, भैया यही राइट होगा, बेरी डियर। द एप्पल्स ऑफ वंस आई का मीनिंग होता है बेरी डियर, यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रिय हो, जैसे हमारे उसमें बोलते हैं हिंदी में आंखों का तारा होना, वही है ये, बहुत प्रिय होना, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सिंपल से हैं, अब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स पे आते हैं। देखो एंटोनिम्स में क्या है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हों। जैसे देखो यहां पे फर्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, तो इसका एंटोनिम क्या होगा। ए है अनऑप्टिमिस्टिक, बी है इनऑप्टिमिस्टिक, सी है पेसिमिस्टिक और डी है होपलेसनेस। तो भैया पेसिमिस्टिक इसका राइट आंसर होगा। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, तो आशा निराशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। दूसरा देखो द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा, न्याय। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका आइडियल होगा, नहीं, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। इनजस्टिस होगा, हाँ इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, तो न्याय का एंटोनिम अन्याय ही तो होगा। सिंपल का मतलब साधारण, सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य, ठीक है। तो जस्टिस का जो एंटोनिम होगा वो इनजस्टिस होगा। अगर आगे इन या अन लगा है तो वैसे आप समझ जाओ ये एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स पे आते हैं। जैसे एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं, वैसे सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखो फर्स्ट है द सिनोनिम्स ऑफ डिलीगेंट इज। डिलीगेंट का सिनोनिम क्या होगा, डिलीगेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर डिलीगेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, तो इसका सिनोनिम्स का होगा। देखिए जो वर्ड इसका होगा उसका मतलब भी मेहनती होगा, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो ए है इंटेलिजेंट, बी है एनर्जेटिक, सी है मॉडेस्ट और डी है इंडस्ट्रियस। तो भैया इंडस्ट्रियस इसका होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियस का मतलब वही होता है मेहनती, ठीक है। तो डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती या परिश्रमी, इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती या परिश्रमी। देखो दोनों के मीनिंग सेम है, अर्थ समान है, इसी को बोलते हैं सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द। दूसरा देखो द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी इज। कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, कंट्रोवर्सी में फंस जाना, यानी कि विवाद में फंस जाना, ठीक है। तो ए है फाइट, बी है एग्रीमेंट, सी है डिस्प्यूट और डी है रिजोल्यूशन। तो भैया इसका डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट का मतलब भी होता है विवाद, ठीक है। तो आपका कंट्रोवर्सी का मतलब भी विवाद और डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको आप बोल सकते हैं। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। जैसे फर्स्ट है ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में बसने वाले विदेशी को क्या कहा जाता है। मान लीजिए हमारा देश है, हमारे यहां आकर कोई विदेशी बस जाए, उसको क्या कहेंगे एक वर्ड में,
एक वर्ड में। ए है इमिग्रेंट, बी है एमिग्रेंट, सी है एलियन, डी है विजिटर। भैया एलियन तो नहीं होगा, ठीक है, एलियन ऊपर से आते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा तो है नहीं। तो इमिग्रेंट होगा, आप्रवासी। आप्रवासी का मतलब जो दूसरे देश से या विदेश से आकर हमारे देश में रहे, वो हमारे लिए आप्रवासी है। दूसरा देखो, ये पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि ए पर्सन, एक व्यक्ति हु लुक्स, जो देखता है, एट द ब्राइट साइड, यानी कि जो उज्जवल पक्ष होता है आप थिंग्स, चीजों का। तो एक व्यक्ति जो चीजों का उज्जवल पक्ष देखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए है ऑप्टिमिस्टिक, बी है साइकोफैंट, सी है साइनिक, डी है पेसिमिस्ट। तो भैया ऑप्टिमिस्ट कहते हैं उसको, मतलब जो है हमेशा ऐसा व्यक्ति जो चीजों को उज्जवल पक्ष से देखता है, हमेशा उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। बस हो गया, ये आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होमोफोन्स पे आते हैं, ये भी टॉपिक हमारे एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो होमोफोन्स का मतलब क्या। फर्स्ट है होमोफोन्स का मतलब, जैसे आपको इस डॉट डॉट में बताना है कि कौन सा सही होगा। होमोफोन्स ऐसे भी आता है कि दो वर्ड एक जैसे रहेंगे, ठीक है, उसको आपको मीनिंग क्लियर करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑनरेबल ऑनरेबल, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ था, ठीक है। तो देखिए द बीच में आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑफ दिस वाइंडमिल इज वेरी वाइड, तो क्या होगा, मतलब द ऑफ दिस वाइंडमिल इज वेरी वाइड, बीच में क्या होगा? वेन होगा कि वेन होगा कि वेन होगा कि नॉन ऑफ दीज। तो भैया इसका राइट आंसर आपका होगा वेन, VANE। द वेन ऑफ दिस वाइंडमिल इज वेरी वाइड, यानी कि इस पवन चक्की का फलक बहुत चौड़ा है। इस वेन का मतलब होता है फलक, तो इसके जगह पर डॉट डॉट की जगह पर वेन रख दो, तो द वेन ऑफ दिस वाइंडमिल, वाइंडमिल का मतलब होता है पवन चक्की, इज वेरी वाइड, बहुत चौड़ा है। तो इस चक्की का जो फलक है, वेन का मतलब फलक बहुत चौड़ा है, ठीक है। दूसरा देखो, दियर इज ये इन द रोप, इज ये क्या होगा? ए है नॉट, बी है नॉट, सी है नॉट, डी है नॉट। सब नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका नॉट होगा KNOT। इस नॉट का मतलब होता है गांठ, रोप का मतलब होता है रस्सी। तो दियर इज ये नॉट इन द रोप, यानी कि रस्सी में गांठ है, ठीक है, यही होगा इसका मतलब यहां पे नॉट रख दो, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका होता है होमोफोन्स। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। तो ये हमारा 9 नंबर टॉपिक था होमोफोन्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट आज की जो ये क्लास है वो हमारी यहीं पर फिनिश होगी। मैंने इस क्लास में आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 9 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। देखो मैंने ज्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़ाने का प्रयास किया, और ये पहला वीडियो नहीं है, ऐसे भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं। सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सबको देखो, अच्छे से तैयारी करो और जाकर बोर्ड एग्जाम में आग लगा दो, यानी कि 95% लेकर आना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।